नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मक्का मस्जिद बम धमाका केस के मुल्जिमीन बेकसूर करार दिए गए। इस्तिगासा मौसर शवाहिद व सबूत पेश करने में नाकाम। NIA अदालत का फैसला, मुतासरीन में मायूसी। बम धमाका केस का फैसला सुनाने वाले जज रविंदर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। वजूहात पर कयास आराइयां। क्या NIA के जज दबाव और धमकियों का शिकार थे? मक्का मस्जिद बम धमाके का फैसला अफसोसनाक। मरकजी हुकूमत दस्तूरी जिम्मेदारी निभाए, बैरिस्टर उवैसी का रद्द अमल। ₹1000 करोड़ से पुराने शहर में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। मजलिस की नुमाइंदगी पर वजीर आला का ऐलान। जल्द तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने का फैसला। और 10 करोड़ रुपए के मसारिफ से मौजमजाही मार्केट की अजमत रफ्ता को बहाल किया जाएगा। KTR ने किया मार्केट का दौरा, जबरन कब्जों को बर्खास्त करने की हिदायत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मक्का मस्जिद बम धमाका केस के 5 मुल्जिमीन को NIA की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया है। 18 मई 2007 को पेश आए इस संगीन वाक़े की तहकीकात में कई मोड़ आए। NIA मुल्जिमीन के खिलाफ मौसर सबूत और शवाहिद पेश करने से कासिर रही। इस मुकदमे के फैसले और बम धमाके के बाद के हालात पर पेश है 4TV ब्यूरो की एक रिपोर्ट। मक्का मस्जिद बम धमाके के मुकदमे में हैदराबाद की NIA की खुसूसी अदालत ने बशमोल स्वामी असीमानंद 5 मुल्जिमीन को बेकसूर करार दिया है। अदालत के मुताबिक मरकजी तहकीकाती एजेंसी NIA मुकदमे में मुल्जिमीन के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही। हैदराबाद की 400 साल कदीम तारीखी मक्का मस्जिद में जुमा 18 मई 2007 को नमाज के इख्तिताम के वक्त बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 9 अफराद जाँ बहक हो गए थे। धमाके के बाद दहशत के आलम में अपने घरों को लौट रहे मुसल्लियों पर पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें भी 6 अफराद जाँ बहक हुए। अदालत ने स्वामी असीमानंद के साथ उसके दीगर मुल्जिमीन देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत मोहन और राजेंद्र चौधरी को बरी कर दिया है। स्वामी असीमानंद को इस मुकदमे में पहले ही जमानत दे दी गई थी, जबकि दीगर मुल्जिमीन को चेरलापल्ली जेल से नामपल्ली में वाक़े NIA की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। खुसूसी अदालत के 4th मेट्रोपॉलिटन जज के रविंदर रेड्डी ने फैसला सुनाते हुए अदम सबूत की बुनियाद पर 5 मुल्जिमीन को बरी कर दिया। आज अदालत में 5 अभियुक्त स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत भाई रतेश्वर, राजेंद्र चौधरी सभी लोग उपस्थित थे। अदालत ने कहा कि सभी साक्ष्यों को देखते हुए, सभी डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हुए अदालत ने पाया किसी भी अभियुक्त के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, लिहाजा सबको दोष मुक्त कर दिया है, सबको बाइज्जत बरी कर दिया है। ऐसा ही अदालत ने आज इतनी बात कही है। बाकी डिटेल जब जजमेंट आएगा तो हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। वहीं इस मुकदमे में मतलूब 2 मफरूर संदीप डांगे और कलसंगारा को तलाश करने की हिदायत दी गई। मक्का मस्जिद बम धमाके का एक मुल्जिम सुनील जोशी का, जो कि RSS का कारकुन था, उसका कत्ल कर दिया गया था। मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद पुलिस ने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर फर्द जुर्म आयद करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुसलसल नुमाइंदगी पर उस वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने यह केस CBI के हवाले किया था। इस दौरान सदर मजलिस ने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई और उन्हें हुकूमत से मुआवजे के साथ अच्छे चाल चलन का सर्टिफिकेट दिलाने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं उन्होंने इस वाक़े के मलूकीन के वर्सा को हुकूमत से मुआवजा दिलाने और सरकारी मुलाजमत के लिए कई बार नुमाइंदगी की है। इस दौरान सदर मजलिस ने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई और उन्हें हुकूमत से मुआवजे के साथ
अच्छे चाल चलन का सर्टिफिकेट दिलाने में कामयाबी हासिल की। वहीं उन्होंने इस वाक़े के महलूकीन के वर्सा को हुकूमत से मुआवजा दिलाने और सरकारी मुलाजमत के लिए कामयाब नुमाइंदगी की। मक्का मस्जिद धमाका केस की हसासियत को देखते हुए इस केस को 2011 में NIA के सुपुर्द किया गया था। NIA ने मुल्जिमीन के खिलाफ 226 चश्मदीद गवाह पेश किए और 421 दस्तावेजात पेश किए, लेकिन 2014 में मरकज में हुकूमत की तब्दीली के बाद NIA के रवैये में तब्दीली देखी गई। इस एजेंसी की जानिब से पेश करदा 54 गवाह मुकर गए। एजेंसी ने कलेदी मुलजिम स्वामी असीमानंद, जो अभिनव भारत तंजीम से वाबस्ता बताया जाता है, उसका अखबाली बयान भी रिकॉर्ड किया था। इस बयान को अदालत में पेश भी किया गया। इस बयान में असीमानंद ने मक्का मस्जिद बम धमाके में अपने रोल और अपने साथियों के मुलविस होने का एतराफ़ किया था, लेकिन अदालती कार्रवाई के दौरान उसका ये अखबाली बयान रिकॉर्ड से गायब पाया गया। स्वामी असीमानंद को क़ब्ल अजमेर शरीफ दरगाह बम धमाके के मामले में अदालत से बरात हासिल हो चुकी है। मालेगांव बम धमाके की तहकीकात के लिए महाराष्ट्र ATS के सरबराह आंजहानी हेमंत करकरे की कोशिशों से मुल्क में जाफरानी दहशतगर्दों को बेनकाब किया गया था, लेकिन बाद में हुकूमत की तब्दीली का असर इन दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को कानून के शिकंजे से बचाने में अब माविन साबित हो रहा है। मक्का मस्जिद बम धमाके के मुकदमे में मुलजिमीन को अदालत से बरी किए जाने पर इस वाक़े के मुतासरा अफराद में मायूसी देखी गई। मुतासरा खानदान गुज़िश्ता 11 साल से इंसाफ का मुंतज़िर है। मक्का मस्जिद वाक़े में मुलजिमीन को बरी किए जाने का BJP ने खैर मकदम किया है, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस पर मायूसी का इजहार करते हुए तहकीकाती एजेंसी NIA के रोल पर सवाल उठाए हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से पीर को मुलाकात करते हुए मक्का मस्जिद बम धमाके के वाक़े पर मरकज़ पर दबाव डालने और इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का मुतालबा किया है। अदालत के फैसले के बाद शहर में अमन ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए पुलिस की तरफ से मौसर इंतजामात किए गए थे। मक्का मस्जिद बम धमाके के फैसले ने इंसाफ के मुंतज़िर अवाम को मायूस किया है, लेकिन जो लोग इस वाक़े में शहीद हुए, क्या उनका खून रायगा रहेगा? दूसरी तरफ मक्का मस्जिद बम धमाके के मुकदमे का फैसला सुनाने वाले नामपल्ली NIA अदालत के जज रविंदर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक रविंदर रेड्डी 2 माह के बाद वजीफे पर सुबुकदोश भी होने वाले थे। उन्होंने अपना इस्तीफा हाई कोर्ट को रवाना कर दिया है। रविंदर रेड्डी के इस्तीफे की वजूहात का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से वो दबाव का शिकार थे। मीडिया की गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात में यह भी कहा जा रहा है कि रविंदर रेड्डी को मुबैना तौर पर धमकियां भी मिल रही थीं। यह भी पता चला कि रविंदर रेड्डी ने रज़ाकाराना तौर पर सबूतदोशी के लिए दरख्वास्त भी दाखिल कर दी थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा थी। उनके इस्तीफे पर तजस्सुस पाया जाता है और कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। यह बताया जाता है कि अगर वो रज़ाकाराना सबूतदोशी के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं तो वो इस अहम मुकदमे का फैसला देने के बाद क्यों ऐसा कदम उठाया। एक और बात भी सामने आ रही है कि अगर जजेस दबाव का शिकार हैं तो फिर अदलिया की आज़ादी और उसका विखार कहीं दांव पर तो नहीं लग रहा है। जैसा कि 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस चलमेश्वर ने हिंदुस्तानी अदलिया के बारे में इस तरह के अंदेशे जाहिर किए थे। इस बात का भी जिक्र जरूरी है कि मालेगांव बम धमाके की इस्तिगासा ऑफिसर रूनी सालियान ने दबाव की शिकायत की थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मस्जिद बम धमाके के मुकदमे में 5 मुलजिमीन को अदालत की तरफ से बरी किए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मरकजी तहकीकाती एजेंसी NIA के मजहूल और नाकिस कारकर्दगी का सबब है, जिसके जरिए मुलजिमीन को कानूनी गिरफ्त से बचाया जा रहा है। सदर मजलिस ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वह दहशतगर्दी के मसले से फिरकावाराना व नजरियाती खतूत से बालातर होकर निपटे और अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियों को पूरा करे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से उन्होंने मुलाकात की है और उनसे अपील की कि वो मरकज़ पर इस सिलसिले में दबाव डालें। सदर मजलिस ने NIA के रोल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने महाराष्ट्र ITS के साबिक़ सरबराह हेमंत करकरे का जिक्र किया, जिन्होंने मुल्क में जाफरानी दहशतगर्दी को बेनकाब किया था। आज जो स्पेशल NIA कोर्ट से फैसला आया है, यकीनन ये नाइंसाफ़ी हुई है
ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی کو کھویا مکہ مسجد کے بم بلاسٹ میں. اور آج جو فیصلہ آیا یہ اس لیے آیا کیونکہ NIA نے جو پروسیکیوشن کیا وہ پورا پروسیکیوشن ان کا کمپرومائز تھا. میں پکار رہا تھا پچھلے کئی سال سے کہ جب اس کورٹ نے بیل دیا تھا، NIA نے 90 دن کے اندر اس بیل یا ضمانت کے خلاف اپیل نہیں دائر کی اور 90 دن خاموش بیٹھے رہے تاکہ ان کی بیل پرماننٹ ہو جائے. تو یہ جو جتنے وٹنسز ہاسٹائل ہوئے یہ 2014 جون کے بعد سے ہاسٹائل ہو چکے ہیں. NIA کی ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے کیس کو مضبوطی کے ساتھ، اور یہ گواہ ہیں وہاں پر، ایویڈنس ہے، آپ ان کو سزا دلاتے، بلکہ آپ نے کچھ پروسیکیوشن نہیں کیا وہاں پر. اور یہ ایک پیٹرن ہے. آپ دیکھیے اجمیر بلاسٹ میں صرف چند لوگوں کو سزا ہوئی، اسیم آنند وہاں پر بری ہو گئے، یہاں پر اسیم آنند بری ہو گئے. اب اسیم آنند کے خلاف خالی سمجھوتا کا کیس ہے، اب وہ بھی نہیں معلوم کیا ہوگا. اگر یہی طرح پیٹرن چلتا رہا تو شاید اس میں بھی وہ بری ہو جائیں گے. اور روہنی سالیان نے کیا کہا تھا کہ مالیگاؤں میں ان پر دباؤ ڈالا گیا، اور ہوا وہی کہ NIA نے کہہ دیا کہ سادھوی پرگیا کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. ہم وزیر اعظم نریندر مودی سے اور ان کی پارٹی جو اقتدار پر ہے، کیا وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل دستوری ذمہ داری کو نبھائیں گے یا نہیں نبھائیں گے؟ کیا وہ ان مرنے والوں کے خلاف جو دہشت گردی کے حملے مرے گئے ان کے خلاف انصاف کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل دستوری ذمہ داری ہے. سنویدھان ان پر ذمہ داری عائد کرتا کہ وہ ان مرنے والوں کے لیے انصاف کی لڑائی لڑیں، اس کو اپیل کریں. میں نے آج تلنگانہ کے چیف منسٹر سے ایک ریویو میٹنگ تھی شہر حیدرآباد اور مائنورٹیز، اس میں چیف منسٹر سے میں نے درخواست کی کہ آپ مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ اس کیس کے خلاف اپیل کریں. اور جو غلطیاں کی گئی ہیں، یہ ڈیلیبریٹ غلطیاں کی گئی ہیں پورے ٹرائل میں. NIA چاہتا تو صحیح طرح سے پروسیکیوشن کرتا، پورے وٹنس ہاسٹائل ہو گئے. تو یہ کوئی پروفیشنل طریقے سے پروسیکیوشن نہیں کیا گیا. میں کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ کے سامنے آپ جو چیز رکھیں گے اس کے مطابق کورٹ فیصلہ کرے گا. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ مارے گئے، جو شہید ہو گئے، جن کی جانیں چلے گئیں، ان کے لیے تو کوئی کلوزر نہیں ہوا ابھی. آج وہی لوگ تڑپ رہے ہیں، وہی امید لگا کر بیٹھے تھے کہ شاید ان سے انصاف ہوگا. جو ان کے بھائی، ان کا بیٹا، ان کا باپ مارا گیا، ان کے خلاف ان کو سزا ملے گی. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ایسی حکومت ہے جو ان سے انصاف نہیں کر پائی. میں چیلنج کر رہا ہوں BJP گورنمنٹ کو کہ کیا وہ اپنی دستوری ذمہ داری کو نبھائیں گے، یا پھر جس طرح جے پور اجمیر کا فیصلہ آیا اس کے بعد بھی اپیل نہیں کی گئی. کیوں اپیل نہیں کیا آپ نے؟ آپ کیوں بچا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ تو پارٹی ان پاور ہے، مگر BJP ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی ہے. اب ایک 8 سالہ بچی سے انصاف کرنے کے لیے، منہ کھولنے کے لیے وزیر اعظم کو اتنے دن لگے، تو مجھے تو بہت ہی اندیشہ ہے یا خدشہ ہے کہ یہ لوگ اس میں نہیں کریں گے. مگر ہم تو اپنی لڑائی کو جاری رکھیں گے، عوام میں جائیں گے، BJP کو ایکسپوز کریں گے. اور اس میں یاد رکھیے کانگریس کی بھی ذمہ داری ہے. جب شنڈے صاحب ہوم منسٹر تھے، جب بیل ہوئی، میں ان سے بولا تھا اس وقت فون کر کے کہ سر اپیل کرو. الیکشنز چل رہے تھے، شنڈے صاحب کچھ نہیں کیے. یہی تو مسئلہ ہے نا ہمارا کہ ٹیررزم کے خلاف لڑائی کو اگر آپ مذہب کی عینک لا کر دیکھیں گے تو یہ ٹیررزم ختم نہیں ہوگا. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو لڑائی ٹیررزم اور دہشت گردی کے ساتھ ہے، آج کے اس ایکوٹل کے ساتھ یہ ہماری لڑائی کمزور پڑے گی. اور ہمارے سروں پر جو دہشت گردی اور کا خطرہ منڈلا رہا ہے وہ منڈلاتا رہے گا، کیونکہ ایسی طاقتیں آج بھی ملک میں ہیں جیسے دابولکر، پنسارے اور گوری لنکیش کو مارا. یہ لوگ ہیں ایسے، اور جب تک آپ ان کو سختی سے نمٹیں گے نہیں، یہ خطرہ ہمارے سروں پر بد نصیبی ہوگی ہماری، یہ منڈلاتا رہے گا. مکہ مسجد بم دھماکہ کیس کے فیصلے کے پیش نظر پیر کو شہر بالخصوص جنوبی شہر میں پولیس کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے. مکہ مسجد کے پاس بھی پولیس کے زائد دستوں کو تعینات دیکھا گیا. حساس مقامات پر پولیس چوکس نظر آئی. نامپلی عدالت کے احاطے اور عدالت جانے والے راستوں پر بھی پولیس کے دستے تعینات نظر آئے. پولیس کی طرف سے اس بات کی خصوصی تاکید کی گئی تھی کہ فیصلے کے بعد نہ تو کسی طرح کا جشن منایا جائے یا کوئی احتجاج کیا جائے.
मक्का मस्जिद बम धमाका केस के मुलजिमीन को बेकसूर करार दे जाने के खिलाफ दरगाह जिहाद और शहादत की तरफ से मगलपुरे के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि जुर्म कबूल करने वालों को बेकसूर करार दिया गया है। संघ परिवार इस धमाके में मुलव्विस था। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, संघ परिवार के कारकुनों को राहत दी जा रही है। इस मौके पर आरएसएस का अलामती पुतला भी नजरातिश करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में मजलिस हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन जनता दल सेकुलर की तायद की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 3.5 साल से मजलिस को कर्नाटक में एक भी जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। उनका कहना था कि इजहार आज़ादी की दुहाई देने वाली कांग्रेस हुकूमत ने आज़ादी इजहार को रोकने की कोशिश की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। सदर मजलिस ने कहा कि इलाकाई पार्टियों का इख्तिदार में आना जरूरी है। ये सिर्फ रियासतों के नहीं बल्कि मुल्क के बेहतर मफाद में भी है। उनका कहना था कि जनता दल सेकुलर को ज्यादा नशिस्तें हासिल होने के लिए मजलिस कोशिश करेगी। जरूरत पड़ने पर वो खुद जेडीएस के जलसों से खिताब करेंगे। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने मुझे एक भी पब्लिक मीटिंग का रैली का परमिशन नहीं दिया, जिससे बात साफ जाहिर होती कि वो कहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये भरोसा रखते हैं। पिछले 3.5 साल से एक परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद भी हम अपने संगठन पे काम किए। मगर अभी सिलेक्शन के सिलसिले में हमने फ़ैसला लिया है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम लोग जनता दल सेकुलर की सपोर्ट करेंगे। कुमारस्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने की जो हमारा मुद्दा है उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो दोबारा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बने। और इसीलिए जहाँ कहीं भी कुमारस्वामी साहब और उनकी पार्टी को, देवेगौड़ा साहब को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनके प्लेटफॉर्म से या उनके सपोर्ट में मैं खुद जाकर स्पीचेस दूंगा। और हम ये समझते हैं कि ये एक रीजनल पार्टी का पावर में आना बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ कर्नाटका के मफाद में है, इंटरेस्ट में है, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट में भी है कि ये दो नेशनल पार्टीज़ कांग्रेस और बीजेपी ने तो इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि और प्रॉब्लम्स में इजाफा कर दिया है। तो इसीलिए हमारी पॉलिसी यही है कि रीजनल पार्टीज़ या जो दूसरे नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज़ को सपोर्ट किया जाए। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कुमारस्वामी की पार्टी वो चीफ मिनिस्टर बने, देवेगौड़ा साहब की पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिले, वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। और इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम अपने कैंडिडेट्स को वहाँ पर नहीं खड़ा करेंगे। मेरी कुमारस्वामी साहब से बातचीत भी हुई इस सिलसिले में, उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया। अब वो जहाँ कहीं भी अगर हमको उनको ज़रूरत पड़ेगी, यकीनन मैं जाकर उनके लिए कैंपेन करूँगा और कर्नाटका के MIM यूनिट पूरा जेडीएस की तायद करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 1000 करोड़ रुपए से पुराने शहर में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि चंद दिन में वो शख्सी तौर पर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे और इन कामों को जंगी खतूत पर पूरा किया जाएगा। केसीआर ने कहा कि पुराने शहर को सीवरेज सिस्टम, बरकी मसाइल, पीने के पानी की मुश्किलात और ट्रैफिक मसाइल से पाक बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाएगी। रमजान के महीने से पहले मनसूबाबंदी को अमली जामा पहनाया जाएगा। पुराने शहर में जो भी मसाइल हैं उसका मुस्तकिल हल निकालने के लिए काम करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में हर माह में 2 बार इस सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद करने की हिदायत दी गई। बुनियादी सहूलतों के लिए 1000 करोड़ रुपए के अलावा 1600 करोड़ रुपए मूसा नदी और 1200 करोड़ रुपए से मेट्रो रेल के काम किए जाएंगे। पुराने शहर के मसाइल की यकसुई के लिए रकम खर्च करने में हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। इस सिलसिले में मुनक्किदा इजलास में वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर बलदिया B जनार्दन रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। दूसरी तरफ वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा है कि 10 करोड़ रुपए के मसारिफ से मौजमजाही मार्केट की अजमत रफ्ता को बहाल किया जाएगा। पीर को KTR ने मौजमजाही मार्केट का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। उनका कहना था कि मार्केट के मरम्मती कामों का जल्द आगाज किया जाएगा।
मार्केट की छत की हालत पर भी खुसूसी तवज्जो देने की वजीर मौसूफ ने हिदायत दी है। छत पर जाने वाली सीढ़ियों की मरम्मत की भी हिदायत दी गई। KTR ने कहा कि इसे सयाहती मरकज के तौर पर तरक्की दी जाएगी। मौजनजाही मार्केट की इमारत के पास जबरन कब्जों को फौरी बर्खास्त करने की रियासती वजीर ने हिदायत दी। KTR ने कहा कि इमारत में मुसलसल बारिश का पानी दाखिल हो रहा है, इसलिए ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज निज़ाम कायम किया जाए और बरक़ी तारों को इमारत के ऊपर लगाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि रियासत में नए मॉर्चरी पॉलिसी के तहत सरकारी दवाखानों के मुर्दाखानों को असरी बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत ने उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाने में लाशों को महफूज रखने वाले कोल्ड स्टोरेज और फॉरेंसिक शुबे का अचानक दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि बैरूनी ममालिक में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसी तर्ज पर मुर्दाखाना असरी बनाने पर गौर किया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर अमलावरी का भी आगाज़ होगा। रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में मौजूदा मुर्दाखानों को असरी बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत ने बताया कि रियासत में 232 मुर्दाखानों में लाशों को महफूज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज मौजूद है और रियासत में 113 हॉस्पिटल में मॉर्चरी की खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। उनका कहना था कि रियासत के 50 मुर्दाखानों में लाशों को मुंतकिल करने के लिए गाड़ियों का इंतजाम भी मौजूद है। उनका कहना था कि मॉर्चरी में दीगर ज़रूरी आलात और सहूलतों के लिए भी मनसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद उस पर अमलावरी शुरू होगी। साबिक़ मरकजी वज़ीर एस सत्यनारायण ने कहा है कि साजिश के तौर पर हुकूमत उनके खिलाफ झूठे मुकदमे आयद कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सर्वेश सत्यनारायण ने कहा कि कुकटपल्ली में जो वाक़या पेश आया उसमें उन्होंने गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर कोई ये साबित करता है तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वो दलित हैं, इसलिए उनके खिलाफ कलेक्टर और तहसीलदार के जरिए मुकदमे दायर किए गए हैं, लेकिन वो खामोश नहीं रहेंगे। SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ने पर हद तक इज्जत का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। TRS के रुकन कौंसल रामलू नायक ने कहा है कि SC/ST असेंबली हलकों पर कामयाबी का पंजाब का फार्मूला तेलंगाना में कामयाब नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी बस यात्रा के दौरान जो दावे कर रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। उनका कहना था कि उत्तम कुमार रेड्डी ने TRS रुकन असेंबली रेड्डैया नायक के खिलाफ जो रिमार्क्स किए हैं उससे वापस लें। रेड्डैया नायक की तौहीन तमाम दलित तबके की तौहीन है, इसलिए उत्तम कुमार रेड्डी को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आइंदा इंतखाबात में गिरिजन तबकात की तायद TRS पार्टी को ही मिलेगी। खदीम मलकपेट के ओवैसी ग्राउंड में 5वें अहमद बलाला क्रिकेट टूर्नामेंट का नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मज़कूरा टूर्नामेंट दिन और रात में खेले जाएंगे। इस मैच में ताहाल 20 टीमों के नाम का इंदराज अमल में आया है। अलवार पुलिस ने सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने के प्रशांत, वी चिन्ना, वी गणेश के अलावा एक कम उम्र लड़के को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिमीन ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और कहा कि वो चोरी की 16 वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने मुलजिमीन को CCTV कैमरों के फुटेज की मदद से निशानदेही करते हुए गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन के कब्जे से 30 तोले सोने और 5 तोले चांदी के जेवरात के अलावा 3 LED टेलीविजन और दूसरी अशिया बरामद करते हुए उन्हें पीर के दिन अदालती तहवील में भेज दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मक्का मस्जिद बम धमाका केस के मुल्जिमीन बेकसूर करार दिए गए। इस्तिगासा मौसर शवाहिद व सबूत पेश करने में नाकाम। NIA अदालत का फैसला, मुतासरीन में मायूसी। बम धमाका केस का फैसला सुनाने वाले जज रविंदर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। वजूहात पर कयास आराइयां। क्या NIA जज दबाव और धमकियों का शिकार थे? मक्का मस्जिद बम धमाका केस का फैसला अफसोसनाक। मरकजी हुकूमत दस्तूरी जिम्मेदारी निभाए, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल।
1000 करोड़ रुपए से पुराने शहर में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। मजलिस की नुमाइंदगी पर वजीर आला का ऐलान। जल्द तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने का फैसला। और 10 करोड़ रुपए के मसारिफ से मौजमजाही मार्केट की अजमत रफ्ता को बहाल किया जाएगा। KTR ने किया मार्केट का दौरा, जबरन कब्जों को बर्खास्त करने की हिदायत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।